वकीलों का डेलीगेशन पहुंचा सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा में। एडवोकेट अयूब उल्ला खान सुल्तानपुर लोकसभा प्रभारी हुए नियुक्त। उत्तर प्रदेश सरकार में रहे महाअधिवक्ता एवं बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी के सुपुत्र अधिवक्ता नजम जफर जिलानी और अधिवक्ता अयूब उल्ला खान ने संभाली कमान। एडवोकेट नजमे जिलानी ने कहा, संविधान खतरे में है, बीजेपी को हराना है और संविधान को बचाना है। संविधान को बचाने के लिए करे वोटिंग। महंगाई भ्रष्टाचार से जूझ रही है उत्तर प्रदेश की जनता। सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अयूब उल्ला खान ने कहा, माइनॉरिटी को सता रहा है एक दर्द। इस सरकार में 2 कद्दावर मुस्लिम नेता की हुई मौत। अतीक और मुख्तार अंसारी की मौत को मुस्लिम भुला नहीं पा रहा। ट्रिपल तलाक का मुद्दा नया नहीं है, यह कुरान में भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज़। मैं सुधा सिंह। लोकसभा चुनाव 2 चरण हो चुका है। अगले चरणों के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी जोर आजमाइश लगा रही हैं। सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र का यहां पर धीरे धीरे चुनाव की सरगर्मी देखने को मिल रही है। जहां पर पिछले चुनाव में गठबंधन के प्रत्याशी को पराजित करते हुए भाजपा की मेनका गांधी ने अपना परचम लहराया था, वहीं इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने मेनका गांधी पर ही अपना विश्वास जताया है। दूसरी ओर वहीं इंडिया गठबंधन के बंटवारे में सुल्तानपुर की सीट समाजवादी के पक्ष में आई है, जिसे पूर्व मंत्री रामभुआल निषाद को अपना कैंडिडेट बनाया है, जिनके पक्ष में लखनऊ के सुप्रसिद्ध एडवोकेट जफरयाब जिलानी के सुपुत्र नजमे जिलानी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सुल्तानपुर के वोटरों को अपनी बात पहुंचाने के लिए भेजा है। शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार में रहे महाअधिवक्ता एवं बाबरी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष जफरयाब जिलानी के सुपुत्र अधिवक्ता नजम जफर जिलानी ने शनिवार को सुल्तानपुर लोकसभा 38 क्षेत्र के इसौली विधानसभा क्षेत्र के इसौली, पारा बाजार, आलियाबाद, गौरा, बारामऊ, पटेला, मोहम्मदपुर, काजी और दर्जनों गांव का तूफानी दौरा कर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के लिए मतदान करने की अपील किया। श्री जिलानी ने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या आज से जनता एवं किसान परेशान हाल है। किसान अपने खेतों की रात भर रखवाली करता है, इसके बावजूद भी छुट्टा मवेशी किसानों के खेतों को चर जाते हैं। इस सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है। भाजपा सरकार में सिर्फ धार्मिक कार्ड खेलना जानती है, विकास के नाम पर जीरो है। भाजपा सिर्फ लड़ाने का काम करती है और कुर्सी हथियाने के लिए हर हथकंडे को अपनाती है। यह सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचारियों, पूंजीपतियों एवं तानाशाही करने वालों को आश्रय देने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार भ्रष्टाचारी हिटलरशाही सरकार को सबक सिखाने जा रही है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता वोटों से दे रही है। इस मौके पर सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एडवोकेट अयूब उल्ला खान, डॉक्टर अशफाक अहमद, अब्दुल अहद पटेला प्रधान, शराफत मोहम्मद, असलम खान, रहमत अली, अदल मोहम्मद, बुड्डू, राजू खान, मोहम्मद गालिब, तौसीफ अहमद, अब्दुल खखालीक सहित सैकड़ों लोगों से मुलाकात कर गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील किया। हम चुनाव तो नहीं कहेंगे फिलहाल, लेकिन चुनाव की सरगर्मी को देखते हुए एक बहुत मखसूस हैसियत जो हमारे बीच में आज नहीं रही है, के साथ में एडवोकेट जफरयाब जिलानी के साहबजादे, शायद जिनके नाम का तारुफ पूरे हिंदुस्तान तो छोटा पड़ जाएगा, पूरी दुनिया में लोग, क्योंकि आप ये बाबरी मस्जिद मुद्दे के मुद्दई हर कोर्ट में रहा करते थे, आज उनके साहबजादे हमारे साथ हैं। हम उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे इस चुनाव के संबंध को। इसमें ये हिंदुस्तान के मशहूर एडवोकेट जफरयाब जिलानी के साहबजादे हमारे साथ हैं, जो कि चुनाव को लेकर के हर अक्सर गांव में अपना भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय जानना चाह रहे हैं। आज हम इस मुद्दे पर उनसे कुछ बातचीत करेंगे चुनाव के संबंध में। जी, सबसे पहले सर अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम नजम जफ़र है, मैं एडवोकेट हूँ लखनऊ हाई कोर्ट में। जी, तो सर चुनाव को कैसे आप देख रहे हैं, इसमें मतलब क्या मोटिव आपका निकलने का है इसमें? मेरा मोटिव है कि मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करूं और इंडिया गठबंधन अलायंस जो है उसको सपोर्ट को जिताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। जी, ये फिर तमाम पार्टियों का अलायंस आपके साथ है, बीजेपी को छोड़ करके, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आज के दौर में ये दोनों बड़ी पार्टियाँ, ये दोनों आपके साथ चल रही। तो मतलब इस तरह से क्या आवश्यकता पड़ गई ऐसे कि जो कि मखसूस लोगों को निकलना पड़ रहा है इसमें, क्या कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है भी? नहीं, असमंजस स्थिति नहीं है, क्योंकि संविधान खतरे में है, तो इसलिए सबको समाजवादी पार्टी ने इस सिलसिले में सबको इकट्ठा करके
एक इलेक्शन को जीतने की कोशिश की नज़र से बीजेपी को हटाना चाहते हैं। इसलिए जो है मजबूरी जो हम लोग कहेंगे वो बीजेपी को हटाना है और संविधान को बचाना है। 400 का नारा, 400 का एक नारा दिया, 400 के पार का नारा एक बीजेपी ने दिया है। मतलब अगर 400 की से एबव सीटें उसकी आती हैं तो क्या इससे संविधान को खतरा पैदा होगा? बिल्कुल खतरा पैदा होगा। अगर 400 से ज़्यादा सीटें आएंगी तो उम्मीद लगती है कि बीजेपी एक अपना जो कानून, जो हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ख़त्म करने की उस पर लगी हुई है। नहीं, ये इसौली विधानसभा में आप मौजूद हैं आज। पूरे ज़िले में कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो खास करके इसौली एक ऐसी विधानसभा है कि यहाँ पर माइनॉरिटी बाहुल इलाका है। ये इसौली एक ऐसा है, यहाँ से 3 बार सपा की सीट जीती हुई है। सपा से 3 बार विधायक रह चुके हैं यहाँ पर। बाकी सुल्तानपुर का एरिया चाहे वो सामान्य बाहुल तो नहीं कह सकते हैं, क्या और भी गाँव में आपका भ्रमण हो रहा है? नहीं, अभी तो मेरा इसौली है कि उसमें आया हूँ एक पार्टी उसमें, और आगे कोशिश अगर लोग आगे बुलाएंगे तो मैं बिल्कुल आऊँगा उसमें, समाजवादी पार्टी के लिए और इंडियन अलायंस के गठबंधन के लिए, उसके सपोर्ट के लिए। जी, अभी हाल में 16 सीटों पर चुनाव हुए हैं। इसमें शायद कहीं ना कहीं विपक्ष खड़बड़ाया हुआ है। क्या इसके रुझान कहीं ना कहीं गठबंधन के सपोर्ट में आ रहे हैं? ये कहना जल्दबाजी है कि रुझान आ रहा है, लेकिन हाँ उम्मीद है कि समाजवादी को और इंडिया गठबंधन को उम्मीद है कि सीटें जीतेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, अभी जैसे कैराना जैसे सीटों पर चुनाव हुआ है, जल्दी में कैराना जैसे सीटों पर चुनाव हुआ है, इसके पहले चरण में ही चुनाव हुआ है। वहाँ के लेकर के कोई रुझान मिला है आपको अभी तक कि मतलब कैसा रुझान रहा वहाँ? उम्मीद यह है कि जो पहला रुझान है वो ज़्यादातर सीटें जो हैं समाजवादी के हक में और इंडिया अलायंस में हक में आएंगी। जी, बाकी सुल्तानपुर की बात हम करते हैं तो यहाँ पर हारे हुए विधायकों में 4 विधायकों का समीकरण रहा है। शायद अभी तक फोकस ज़्यादा प्रत्याशी का रहा है। सुल्तानपुर में अनाउंस होने के बाद पहली बार दौरा हुआ, बाकी रोड शो कह लीजिए इस चीज़ को। अभी तक या एंट्री वो कर नहीं पाए हैं या करना नहीं चाहते हैं। इसके अब उस सापेक्ष आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जो पार्टी के कैंडिडेट हैं वो लगे हुए हैं, धीरे धीरे अपने उसमें कन्विंसिंग कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जो भी है वो जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत पड़ रही है वो कर रहे हैं। अब जैसे जैसे लोग में इलेक्शन धीरे पास आता रहेगा तो उस हिसाब से और वो करते रहेंगे कन्विंसिंग अपने। ये अभी जो टॉप 10 की सूची निकाली है सपा ने प्रचार के लिए कि हमारे टॉप स्टार प्रचारक हैं, इसमें ऐसा कोई माइनॉरिटी चेहरा है कि जिसका मुखातिब, जिसको देख करके लोग मुखातिब उसकी तरफ? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे क्योंकि ये उनसे ताल्लुक़ है, वो पार्टी के संरक्षक हैं। ये सवाल हमारे उसमें नहीं आता है। जी जी, ठीक है, धन्यवाद सर। ये हमारे साथ सोहेल खान के कैमरामैन सोहेल खान के साथ इम्तियाज़ खान की रिपोर्ट के एक नामी गिरामी वकील डॉक्टर अयूबुल्ला साहब, हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं से आपके चेहरे से वाकिफ़ है वो। बहुत शुक्रिया आपका। इस चुनाव के संबंध में हालांकि आपके जहन से या चेहरे से बातचीत से लगता है कि आप एकदम बिल्कुल धुरंधर सफाई कह लीजिए इसको, समझ रहे हैं। तो आप चुनाव के सापेक्ष कुछ ऐसी चीज़ें बताइए हमें जिससे आपका ऐसा क्या मोटिव है ये गठबंधन का या आपकी सपा पार्टी का, जिससे माइनॉरिटी मुतासिर हो आपकी तरफ? क्या बात है, आपका सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, माइनॉरिटी को सिर्फ एक दर्द सता रहा है। अभी इस सरकार ने 2 कद्दावर मुस्लिम नेताओं को उत्तर प्रदेश में उनकी मौत हुई, और हमारा मजहब मानता है कि जिस तरह से मौत होगी वैसे होगी। लेकिन अतीक और मुख्तार अंसारी की मौत मुसलमान भुला नहीं पा रहा है। हम कम्युनल नहीं हैं, लेकिन इस सरकार का जो इरादा है उस इरादे को भी हम जानते हैं। ये जो मौका हमको मिला हुआ है, फिर 5 साल हम पछताएंगे, इसलिए हम लोग एक मुहिम चलाए हैं कि ऐसी सरकार जिसको देश की उन्नति और फलाह बहबूदी से कोई लेना देना नहीं है, एक वर्ग को पस्त करना है, उसको हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हम लोग लगाएंगे। हालांकि इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
शायद जब जब चुनाव आते हैं हमारा कोई ना कोई मुस्लिम नुमाइंदा आता है और कि माइनॉरिटी को खास करके इसलिए कहता है कि हमें भाजपा को हराना है, समझ रहे, हराते हराते हम उसकी 2 साल की सरकार बना चुके हैं। तब इस बार क्या मोटिव आपका रहेगा भाजपा को हराने के लिए? देखिए, अभी तो ये प्रदेश का चुनाव नहीं, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव है, ये तो केंद्र की सरकार में हमें बदलाव लाना है। और उत्तर प्रदेश के अलावा हर सूबा ये कमर कस लिया है। खाली उत्तर प्रदेश में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। बाकी आप तो पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और इधर बंगाल से लेकर कच्छ की खाड़ी तक ये एक उत्तर प्रदेश जो है यहीं पे ऊहापोह है। बाकी हर जगह बीजेपी का पाया उखड़ चुका है। फिलहाल एक वही सवाल दोबारा आपसे है हमारा कि हम 10 साल से रोकना चाह रहे हैं बीजेपी को। इसके पहले भी हमने जो भी हमारे नेता आए हैं नुमाइंदे बन करके हमारे, उन लोगों का सिर्फ यही वक्तव्य रहता है कि हमें बीजेपी को रोकना है और हम नहीं रोक पाते हैं। अब इम्तियाज मतलब साहब इसका देखिए, मजबूत पॉइंट हमें बताइए कि मतलब कैसे एक माइनॉरिटी की जिम्मेदारी कैसे बन जाती है बीजेपी को रोकने के लिए। बहुत अच्छी बात है। जैसे आपका तमाम सिस्टम ऐसा है, जो चीज़ें चाहे महंगाई का मुद्दा हो चाहे नौकरी का मुद्दा हो, अगर आपको महंगाई है तो वो सब पर हावी होती है, सब पर लागू होती है। डीजल पेट्रोल है, सब पे हावी होती है। नौकरियां अभी आप इस बार देख रहे हैं, यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है, 51 बच्चे मुस्लिम निकले हुए हैं इसमें। तो फिर ये मुद्दा क्यों बार बार आता है कि मुस्लिम की एक जिम्मेदारी बनती है कि हमें बीजेपी को रोकना है? मुस्लिम की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि हम उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या ज़्यादा है, लेकिन हमारे बीच में ऐसे लोगों को घुसाकर हमें डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि आपकी सरकार आप ही की थी, आपने हालात वहाँ के देखे हैं। आपने देखा होगा। हमने हालात देखे हैं सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सपा की सरकार थी, लेकिन फिर भी उसको हम रोकने में नाकाम रहे हैं। कहाँ कमियां रह जाती हैं ऐसे ऐसे मुद्दों पर? देखिए, मैं उतना गहराई तक तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन हुआ है, हमारी सरकार ने जो मुआवजे बांटे हैं, देखिए खूंरेजी तो नहीं रुक पाई थी, तब तक देर हो गई थी जब तक यहाँ से आर्डर जाते, ये इनको जाता उनको जाता, तब तक वहाँ पे सारा काम तमाम हो चुका था। लेकिन हमारी सरकार ने रिहेबिलिटेशन के लिए जितना जो कदम, जिसे मकान दिए, आपको मुआवजे दिए, नौकरियां दी, ये हमारी ही सरकार ने दिया। खाली आप ये कहते हैं कि मुजफ्फरनगर में खूंरेजी हुई, उसके बाद वाला पन्ना आप नहीं पलटते हैं। सर हम मुरादाबाद, सर हम मुजफ्फरनगर के बाद हम मुरादाबाद की बात करते हैं। 1980 की बात है। कल मैं एक बयान देख रहा था, वहाँ पर 80 का मामला है, आज 2024 चल रहा है, मुआवजा आज तक लोगों को नहीं मिला। तो कैसे इस पर बिलीव किया जाए कि 2012 के उसमें मुजफ्फरपुर दंगे में लोगों को मुआवजा मिल गया होगा? मिला है। आप डाटा लीजिए, नहीं तो मैं डाटा दूंगा। मैं लॉयर भी हूँ, मेरे पास डाटा है। मैं मुजफ्फरनगर का डाटा तो अल्हम्दुलिल्लाह है। और आपके बीच में आज नजम जफ़र साहब आए हुए हैं। मैं इनके वालिद साहब के साथ उस वक्त था, काम किया मैंने, मुजफ्फरनगर भी मैं गया और मुआवजा बांटने में मेरा पेश रोल रहा। तो रिकॉर्ड आपको मैं दे दूंगा मुजफ्फरनगर अब का। आते हैं हम ये 38 लोकसभा चुनाव की तरफ। ये तो फिलहाल बातें बड़ी लंबी हो गई, शायद ये बातें नहीं होना चाहिए थी बीच में। चुनाव का टाइम है, इसको होना भी नहीं चाहिए था। हम 38 की बात करते हैं। यहाँ पर एक तरफ आप चाहे जिस चुनावी सभा में जाइए, जय श्री राम के उद्घोष होते रहते हैं। जय श्री राम के उद्घोष के साथ में जनता जैसे बरगलाई हुई रहती है। मैनिफेस्टो में आपके कोई ऐसा नहीं सामने आया है इसमें कि जो इसका जवाब कहीं पर, चाहे वो धार्मिक तौर पर, चाहे नौकरी, चाहे दंगे, चाहे नौकरी पर, चाहे रोजगार पे, इसको कैसे आप डिफेंस कर रहे हैं इसमें? हमारी पार्टी ये जातिवाद पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं करती। जय श्री राम वाली जो नीति है ये भाजपा की है और हमारी पार्टी सबको लेके चलती है। आप जानते हैं इस बात को। देखिए, ये पर्टिकुलर 38 की आपने बात किया, ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और 5 लाख मुसलमान हैं यहाँ पे और 18 लाख कुल वोटर हैं। मेनका गांधी जो लड़ी थी चुनाव, वो 4,59,000 वोट पाकर जीती थी। 4,44,000 वोट पर जो हारा था कैंडिडेट, वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 वोट से हारा हुआ था। आपने अभी बात की कि मुस्लिम यहाँ पर 5 लाख वोटर हैं। लेकिन आज भाजपा भी इस चीज़ का दम्भ भरती रहती है कि हमने ट्रिपल तलाक का बिल ला करके मुस्लिम महिलाएं या जो इस तरह से प्रताड़ित लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। इम्तियाज़ साहब, आपने लीगल सवाल पूछ लिया, हमें बड़ी खुशी हुई आपसे कि लीगल सवाल पूछ लिया। ट्रिपल तलाक कतई मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, समझने की बात है। मैं लॉयर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है। ट्रिपल तलाक बिल्कुल जो कुरान कहता है उसी पर ट्रिपल तलाक का 19
2019 में एक्ट बना हुआ है। वो जो 2019 में ट्रिपल तलाक पे एक्ट आया है वो कुरान के आइन में है, उसको लोग गलत बताते हैं। इवन हिंदूज तो जो बताते हैं उनको जानते ही नहीं हैं। हमारे बीच में जो मुस्लिम नुमाइंदे हैं उनको भी नहीं पता है। ट्रिपल तलाक कतई कुरान के आइन में है, और वो वैसे 3 टाइम आपको तलाक देना है, कुरान भी ये कहता है। अच्छा, हालांकि ट्रिपल तलाक को लेकर के यहाँ पर अभी जो असमंजस बना हुआ है, शायद हम तो नहीं जानते, वकील तो है नहीं, ना पढ़े हैं इसको हम, लेकिन जो मुस्लिम लॉ की किताबों से आप लोग डिफेंस करते थे, कोर्ट में करते रह रहे हैं, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन हुआ है इसको लेकर के? किताबों में जो कानून किताबें उसमें परिवर्तन हुआ है कोई? नहीं, ट्रिपल तलाक जो एक्ट आया हुआ है वो उसमें उसके हिसाब से जो कानून मुस्लिम लॉ पहले से थे, वो जैसे वक्फ का है और जो इस तरह के मुख्तलिफ कानून हैं मुस्लिम लॉ के, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ट्रिपल तलाक अपनी जगह पे है और ये परफेक्ट एक्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो लोग भ्रम पैदा करते हैं कि मुस्लिम औरतें जो हैं बहुत खुश हैं, ऐसा है वैसा है, मर्द जो हैं वो बहुत दुखी हैं, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। कानून तलाक का मुद्दा आज भी नहीं रुका है। जब भी ये कौम ऐसी कौम है, जज्बाती कौम, जब भी इसको समझ में आता है कि ये हमारे दुरुस्त नहीं हो, तो कहीं ना कहीं उस कानून का उसका प्रयोग कर ही देती है। ये देखिए, इस्तेमाल जो है ये पुलिस को भी नहीं पता होता है, लेकिन इस्तेमाल थाने से शुरू होता है इसका इस्तेमाल। तो थाने पे एक एप्लीकेशन दे दिया कि हमारे पति ने आज हमको 3 तलाक कहकर तलाक दे दिया, तो ये एक्ट में सेक्शन 3 और 4 में इसका है कि सेक्शन 3 में ये मना किया गया और 4 में इसका सज़ा है, तो 3/4 लगा देते हैं। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि ये नया एक्ट मोदी लाए हैं, ये तो हमारे कुरान में है, जो था हमारे कुरान में उसी को उन्होंने बना दिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात बताई, जो कि एक भ्रम कायम रहता था ट्रिपल तलाक को लेकर के, और इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस बीजेपी भी करती थी इस चीज़ को लेकर के। कि हम एक्ट लेकर के आए हैं, इस एक्ट को लाने के बाद मुस्लिम महिलाओं का सपोर्ट मेरे पास है, वो भ्रम आज आपने दूर किया है। हमें इम्तियाज़ साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने कहा। मैं चाहता हूं कि ये कुल हमारे समाज में फैले, पहुंचे। कुरान में हमारे उलमा जो अथॉरिटी हैं वो सब जानते हैं, बराबर बताते रहते हैं कि हमको एक टाइम में, कुरान में तो भाई देखिए, तलाक अहसन और तलाक हसन, तो तलाक हसन और अहसन में अहसन जो है सुपरलेटिव डिग्री का तलाक है। दोनों में 3 टाइम पे ही तलाक देना है। एक सिटिंग में कोई तलाक कुरान मानता नहीं है, 1 सिटिंग का। ये तो तलाक बिदअत जो है ये 1 सिटिंग का है, ये कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। ये वाज़े तौर पे है, और यही चीज़ एक्ट में बना हुआ है कि आप एक सिटिंग में कोई तलाक मत दीजिए, आप दीजिए तो 3 टाइम में दीजिए। मतलब इस कानून, मैं खुल के कह रहा हूँ कि इस कानून से मैं सहमत हूँ। फिलहाल अभी पार्टी में किस पद पर आप आसीन हैं? मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी में, अधिवक्ता सभा का, और यहाँ पे 38 का मैं प्रभारी हूँ। जी, धन्यवाद। आज हमारी मुलाकात इस 38 लोकसभा के प्रभारी के तौर पर, लायर का जो संगठन है उसमें प्रभारी के तौर पर हमारी मुलाकात डॉक्टर अयूब साहब से हुई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई इम्तियाज़। इम्तियाज खान व सहयोगी सुहेल खान के साथ देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस न्यूज़।